हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कंपटीशन। नाउ ये है सेट नंबर 25। ये सेट नंबर 25 बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। और आप लोगों को जो टारगेट रहेगा इसमें, हालांकि अब जो बीपीएससी ये घोषणा कर दी है कि माइनस मार्किंग नहीं रहेगा, लेकिन माइनस मार्किंग करके जो मैक्सिमम है आपको 90 प्लस आना चाहिए। आपकी तैयारी बेहतरीन मानी जाएगी और पास लायक माना जाएगा, ठीक है। और अदर यदि माइनस नहीं करके बात करें तो लगभग 100 के आसपास आ जाएगा, तो आपकी तैयारी एक्सेलेंट मानी जाएगी। अदरवाइज ऑन एवरेज अगर आपकी तैयारी है तो इसमें 70 प्लस आपका सही होना चाहिए, ठीक है। 70 प्लस ऑन एवरेज सही होनी चाहिए, इससे कम सही नहीं होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कोशिश करिएगा पहले खुद से आंसर करने का, या फिर आपने सेट बना लिया है तो जस्ट इसको मिला लीजिए, क्योंकि इसमें हम एक्सप्लेनेशन भी अच्छे तरह से यहाँ पर करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी औपचारिक घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर पहले बता देते हैं, 7 अगस्त 1905 को की गई थी। यहाँ आप देख लीजिए, दरअसल क्या हुआ कि बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है 1905, 19 जुलाई 1905। ये तिथि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में जो है ये जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा अगस्त में की जाती है, 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ, लेकिन ये प्रभावी कब से, लागू कब से हुआ? 16 अक्टूबर 1905। ये तीनों तिथि को आप लोग ध्यान रखिए। साथ ही लॉर्ड कर्जन का भी नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी किस से। तो इसका राइट आंसर पहले बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर बी है, छोटा नागपुर का जो पठार है इसमें सर्वाधिक लोहे और कोयले का भंडार सुरक्षित है। दरअसल जो छोटा नागपुर का पठार है इसे भारत का रूर भी कहा जाता है। तो इससे यहाँ एक और प्रश्न बन जाएगा, रूर भी कहा जाता है। रूर किस लिए? कि जर्मनी में एक जगह है, स्थान है रूर, वही भारत में भी छोटा नागपुर के पठार को रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः जो है व्यापक तौर पर खनिज अयस्क पाया जाता है। इस कारण से इसको रूर की संज्ञा दी गई है। और एक और चीज़ है, ये है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में कोयला पाया जाता है, मुख्य रूप से उत्तम किस्म का जो एंथ्रासाइट होता है ये पाया जाता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का इनमें से कौन सा समूह है जिसका जड़ जो है हम लोग खाते हैं? तो ऑप्शंस ए है, पढ़िए, बी को भी पढ़िए, सी को भी पढ़िए और अंदाज लगाइए कि आपके अनुसार आंसर क्या हो सकता है। बहरहाल इसका राइट आंसर डी है, गाजर, चुकंदर और मूली। इन तीनों में जो खाए जाने वाला भाग है वह जड़ होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि डी आंसर क्यों? देखिए, इसमें चुकंदर तो जड़ हो जाएगा, लेकिन आलू का रूपांतरित भाग क्या होता है? तना होता है। अदरक में भी तना होता है, तो आंसर नहीं होगा। फिर इसमें देख लीजिए, गाजर में क्या होगा? गाजर में जड़ होता है। फिर यहाँ पर हल्दी हो गया, और ये अदरक, इसका तना रूपांतरित हो जाता है, तो इसलिए नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए हल्दी आ गया, तो इसमें भी नहीं होगा। लेकिन गाजर में, चुकंदर में और मूली में ये जड़ का पार्ट्स रूपांतरित हो जाता है और खाए जाने वाला भाग होता है, इसलिए इसका आंसर डी दिया हुआ था। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? पहले आप लोग खुद कोशिश कर लो, अगर नहीं बनाए, अन्यथा अगर बनाए हैं तो सीधा इसका आंसर जान लीजिए। 4 का ए राइट आंसर है, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन में कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर 1917 आ गया और हम लोग 1909 पढ़े हैं, 1909 पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं 1919 पढ़े हैं, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? 1917 आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता था। बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सही भी किया है, और इसका राइट आंसर है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। दरअसल इसके पीछे इतिहास क्या है तो ये याद रखिए। दरअसल 20 अगस्त को घोषणा किया गया कि भारत में सुधार का उद्देश्य जो है धीरे धीरे उत्तरदायित्व प्रदान करना है, यानी भारत का जो शासन है धीरे धीरे यहाँ के लोगों को दे दिया जाना है। और चूंकि उस समय 1917 में मॉन्टेग्यू जो है भारत के गृह सचिव थे, क्या थे? गृह सचिव थे, इसलिए इस सुधार को 20 अगस्त 1917 को जो सुधार किया गया था, इस सुधार का नाम पड़ा चेम्सफोर्ड सुधार। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, चेम्सफोर्ड सुधार पड़ा। और 1919 में भारत शासन अधिनियम एक्ट इस सुधार का वास्तविक नाम था, 1919 का भारत शासन अधिनियम। सो इसलिए इसका नाम पड़ा चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है इनमें से? तो पहले आप लोग खुद ट्राई कर लो। इसका राइट आंसर ए है, पृथक निर्वाचन मंडल के नाम से जाना जाता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार।
दरअसल इसके पीछे इतिहास ये है कि 1909 में जो है मुसलमान के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और इस समय दो नाम आता है, एक मार्ले और दूसरा नाम आता है मिंटो। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया मार्ले मिंटो और ये विख्यात हुआ अलग निर्वाचन पद्धति मुसलमानों को लेकर के। 1909 एक्ट के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार एक भारतीय, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है एसपी सिन्हा को नियुक्त किया गया। और प्रांतीय द्वितंत्र, प्रांत में जो राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, दो स्तरीय व्यवस्था है, वह संबंधित है 1919 के एक्ट के अनुसार, 1900 एक्ट के अनुसार। और 1919 का जो एक्ट है, 1919 का जो अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है, जबकि 1909 का जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी में अक्सर कई बार स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं 1909 और 1919 को लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष इनमें से कहाँ है? तो प्राचीनतम जो भी है, इसका राइट आंसर भी है तक्षशिला में है। वर्तमान जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ये पड़ जाता है रावलपिंडी के आसपास पाकिस्तान में पड़ जाता है। और अगर यही क्वेश्चन रहता है बौद्ध धर्म के संदर्भ में कि बौद्ध धर्म का प्राचीनतम अवशेष जो है, साक्ष्य जो है, वो कहाँ है, किस यूनिवर्सिटी में है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी, बौद्ध धर्म से संबंधित। यहाँ सीधा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष, तो तक्षशिला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आप लोग पहले ट्राई कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। हमें लगता है कि आप में ज़्यादातर 1943 दीजिएगा, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ, इसका राइट आंसर भी दिया है 1942 ईस्वी में। यह जान लीजिए इसका इतिहास। इसका गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। तो ज़्यादातर इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा, कई बार सोहन सिंह ऑप्शन देकर के कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो याद रखिए कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना 1942 में 1 सितंबर 1942 में की गई। आज़ाद हिंद फौज के बंदी सैनिकों पर लाल किला मुकदमा, जिसको दिल्ली केस के नाम से जाता है, वह चला था 1945 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां। इन सबों पर मुकदमा चला था, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में सैकड़ों बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है आपने सही आंसर कर दिया होगा। इसका राइट आंसर ए है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। यही गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, राजनीतिक गुरु यहाँ से। और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो ये 1905 में किया गया। कब किया गया? 1905 में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। उसके अलावा ये है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और 1923 में ये किया गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष किस सन में शुरू हुआ था? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बिल्कुल ही कर पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आपने कर भी दिया। इसका राइट आंसर है 1930 में। नमक सत्याग्रह शुरू किया गया 1930 में। इसमें कुछ तिथि है जिसको ध्यान रखना है। तो कई बार एग्जाम में सीधा आता है कि कब शुरू किया, किस फिक्स निश्चित तिथि से। 6 अप्रैल को शुरू किया गया और 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ये भी पूछता है कितने अनुयायी के साथ? 78 अनुयायी के साथ। और ये जिला का नाम है नवसारी जिला के डांडी तटीय गाँव की यात्रा की गई। ठीक है, तो 6 अप्रैल शुरू हुआ, 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया, 6 अप्रैल। लेकिन शुरुआत हो जाता है 12 मार्च 1930 को। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, तो कई बार ये दिन भी पूछा जाता है कितना दिन रहा। तो संभवतः मेरे अनुसार हमको लग रहा है कि 24 दिनों तक रहा ये यात्रा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर ये इसको प्रतीकात्मक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चूँकि नमक पर जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा टैक्स लगाया हुआ था और उस टैक्स को, उस कर के खिलाफ जो है गांधी जी ने ये कदम उठाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी दरमियान शुरुआत हुआ था। और जिस समय इन्होंने नमक बनाया और उस कानून को तोड़ा था, तो उसी समय से माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में, लेकिन डेट क्या होगा? तो 6 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर लीजिए। भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आंसर है इसका आप लोग कर सकते हैं। 6 प्रकार की मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। और मौलिक अधिकार किस भाग में मिलेगा? तो भाग 3 में मिलेगा, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में। और भाग 3 को ही नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, कोशिश कर लीजिए। तैयारी अच्छी है तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। बहरहाल इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ये है भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ता। इसका असर सीधा जो है भारत की संचित निधि पर नहीं पड़ता है। यहाँ पर इसका प्रमाण देख लीजिए। तो कौन कौन से पद हैं जिसका सीधा अर्थ संचित निधि पर भारित होता है? वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सबों का संचित निधि पर भारित होता है। बट ये एक्सेप्शन एक दिया है कि महान्यायवादी का वेतन संचित निधि पर लागू या भारित नहीं होता है। हमें भी लगा था कि होता है, लेकिन इसमें जो है ये दिया हुआ राइट आंसर है। तो संचित निधि का कहाँ है, किस अनुच्छेद के अनुसार बताया गया है? तो अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत का संचित निधि का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी प्रकार के उधार जमा किए जाते हैं। संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान है। यह है आपका प्रूफ, प्रमाण। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये कुछ आसान है, आंसर आप लोग कर सकते हैं। दोनों सदनों की बैठक की सभापति कौन करता है? तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन जरूर है, लेकिन आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आंसर आपने सही किया होगा। इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, दोनों सदनों की बैठक बुलाने का, दोनों सदनों की बैठक बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते, लेकिन इसकी अध्यक्षता, संयुक्त अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्षता या सभापतित्व की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने सही आंसर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर और आप लोगों ने दिया भी होगा। तो इसका सी राइट आंसर है 1995 में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एग्जैक्ट तिथि पूछेगा तो 1 जनवरी 1995 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, याद रखिए। हाँ, इससे पहले एक चीज़ बताए थे आपको, संयुक्त अधिवेशन, अगर इसका आर्टिकल पूछ ले अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 में संबंधित है। हाँ, भारत के इतिहास में सबसे पहला संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया गया? तो 1961 में बुलाया गया। किस चीज़ को लेकर के? तो बैंकिंग विधेयक को लेकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था 1961। ओके, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक, इस पर जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है। ये एक्सेप्शंस है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं वाला पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका एक ट्रिक है, आप लोगों को शायद मालूम होगा बहुत पहले से, और बीपीएससी में ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। इस ट्रिक से आप 8 राज्य का नाम याद रख सकते हैं। मीस हो जाएगा मिजोरम, त्रॉस हो जाएगा त्रिपुरा, पौस हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रॉस हो जाएगा राजस्थान, गौस हो जाएगा गमछा, फिर मौस हो जाएगा मध्य प्रदेश, और छौस हो जाएगा छत्तीसगढ़, झार से हो जाएगा झारखंड। इसमें जो मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड है, लेकिन महाराष्ट्र से होकर के नहीं गुजरती है, इसलिए 14 का बी राइट आंसर है। ओके, कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वो भारत के नीचे दिए किस राज्य में स्थित है? तो दांडी यात्रा आप सभी जानते होंगे, इसका ये आसान आंसर है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, साबरमती गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर एंड पीस बहुत फेमस पुस्तक है, किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है वॉर एंड पीस को। मतदान का अधिकार नागरिकों को कैसा अधिकार है? आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो मतदान जो देने का अधिकार है नागरिकों का, वो नैतिक या सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक नहीं है, वह कानूनन अधिकार है। तो 17 का सी राइट आंसर है, कानूनी अधिकार है। तो एक और है, जैसे
पहले 7 मौलिक अधिकार था, तो उसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, उस मौलिक अधिकार को किस में रखा गया? कानून अधिकार में रखा गया, ठीक है। और वोट दे हम लोग जो वोट गिराते हैं तो ये किस प्रकार का अधिकार है? कानूनन अधिकार है। 17 का सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आसान है। राज्य हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं आसानी से, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। डलहौजी को जाना जाता है राज्य हड़प नीति। और इस हड़प नीति के द्वारा सबसे पहले किस प्रांत को हड़पा था? तो सतारा को हड़प लिया था। धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान यानी प्रस्तावना का एक भाग है, इसमें कब से एक भाग बना? किस संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द लिया गया, ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा आपको ये कन्फ्यूजन में डाल सकता है, बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का, तो 19 का डी इज राइट आंसर है। 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 1976 में। इसके बाद जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 44वां कब हुआ? तो 1978 में। 44वां कब हुआ? 1978 में। ईस्वी को याद करना आसान है, देखिए 4 2 6 76, 4 4 8 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कल लखनऊ अधिवेशन। ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने ये बातें कही, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। तो 1908 में जो है 1908 से लेकर के 1914 तक इनको 6 साल का कारावास होता है, मांडले जेल में रहते हैं। उसके बाद निकल कर के आते हैं, 2 साल बाद जो है लखनऊ अधिवेशन में ये बातें स्पष्ट करते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग का सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 21 आसान है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो स्वराज को सबसे पहले जो मांग रखा गया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। स्वराज शब्द का मांग सर्वप्रथम स्वराज के लिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा मांग रखा गया कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 22 राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, इनमें से किसका? ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, कोशिश कर लीजिए। कोशिश सही रहा, डी राइट आंसर है। एशियाई हाथी के लिए फेमस है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क। ओके। यक्ष्मा यानी टीबी रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो यक्ष्मा जो है ये जीवाणु के कारण होता है। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होता है। और इसका आंसर आप लोग अच्छी तरह से कर पाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और आपने सही आंसर दिया है, माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु के कारण यक्ष्मा यानी टीबी नामक बीमारी होती है। बाबर का वास्तविक नाम आप सभी जानते हैं, ये आसान है, तो ये है जहीरुद्दीन नाम था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो ये भी आसानी से दे सकते हैं, एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। और भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना है इसी के द्वारा माना जाता है 1925 में। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में सबसे पहले इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग गलती नहीं किए होंगे। समन्वयी धर्म दीन ए इलाही, ये भी आसान है। ईश्वर का धर्म स्थापना किस मुगल शासक के द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अकबर के द्वारा किया गया। कब किया गया? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सर्च करके लिखिएगा। उस पक्षी का समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो 27 का डी राइट आंसर है। बाज, चील और गिद्ध में जो हम लोगों की सामान्य देखने की क्षमता होती है उससे 4 गुना दृश्य शक्ति इनमें होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ जाएगी 28 पर। 28 है, पौधे के किए गए जाने वाले दिए गए कार्य पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित यानी भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो इनमें से कौन जड़ का कार्य है? जड़ का कार्य पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो बन जाएगा। देखिए सबसे पहला पौधों को सहारा देता है, ये सही है। उसके बाद है कई बार उसमें संचित रहता है भोजन भी, जैसे मूली हो गया, मूली का जो जड़ है इसमें भोजन संचित रहता है। और पानी और खनिज को भी अवशोषित करता है। तो ए सी डी राइट आंसर है, इसका डी इज राइट आंसर, ए सी डी राइट आंसर। ह्यूमस प्रदान कौन कराता है? ह्यूमस प्रदान जो है, ह्यूमस किससे प्रदान होता है? ह्यूमस मिट्टी में अवस्थित रहता है ना। हालांकि ह्यूमस जो है मिट्टी में अवस्थित जो कार्बनिक पदार्थ है वो ह्यूमस है, लेकिन ह्यूमस को जो अवशोषित किया जाता है वो किस रूप में? तो पानी और खनिज के रूप में, मटेरियल के रूप में अवशोषित किया जाता है, इसलिए इसमें बी को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक ना। तो 28 क्वेश्चन नंबर 28 का डी इज राइट आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में अवरक की उपस्थिति मुख्य रूप से किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग ट्राई कीजिए जल्दी से देने का। तो ये जमुई का कुछ क्षेत्र पड़ जाता है, यहाँ आपको अवरक मिलेगा। ओके।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अबड़क मुख्यतः कहाँ, गया हो गया, नवादा हो गया, जमुई हो गया, भागलपुर, मुंगेर, इन जगहों पर अबड़क पाया जाता है। अच्छा, अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, अबड़क उत्पादन में अग्रणी है। और आंध्र प्रदेश के बाद जो है शायद राजस्थान आता है, और उसके बाद जो है बिहार, झारखंड का नाम आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको आंध्र प्रदेश ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये तो आसान है, आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो ये कहाँ है? न्यूयॉर्क है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945, 1945 को संयुक्त राष्ट्र की है स्थापना होती है। इसकी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में। तो उस समय कितना देश सम्मिलित था? 51 था। 51 कंट्री उस समय सम्मिलित था। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 देश सम्मिलित है। प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये आसान है, ये साइंस से है। हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही मतलब हुआ घटते क्रम मतलब पहले ज़्यादा, फिर कम, इससे सबसे कम लास्ट में। तो एल्केन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, CnH2n+1 होता है। CnH2n+1, ठीक है। सर यहाँ पे 2 कर लीजिए, CnH2n+2 होता है। जैसे मेथेन, तो पहला कार्बन मेथेन है, तो यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 2+2। तो हाँ, ये हो जाएगा एल्केन के लिए, ठीक है, एल्केन के लिए हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एल्केन कहाँ दिख रहा है? C और D ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसी दोनों में से। फिर इसमें है एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n, इसमें -1, तो सबसे कम एल्काइन में रहता है। ये जो एल्कीन और एल्काइन है, ये दोनों है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा एल्केन में, फिर एल्कीन में, उसके बाद एल्काइन में। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ अगर कुछ त्रुटियां हो जा रही तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। कई बार होता है कई क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक दो ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो इसको अन्यथा नहीं लेना। हाँ, नीचे कमेंट में अपना सजेशन जरूर लिखना है। ओके, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना सजेशन जरूर लिखिएगा, जो मेरे लिए अमृत एक वरदान सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था? जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कब हुआ गठित? 1600 ईस्वी में हो, और 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग आंसर कर चुके हैं, अकबर का शासनकाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। भारत में सिजदा और पेबोस प्रथा किसके द्वारा? तो आप सभी जानते होंगे, बलबन के द्वारा चलाया गया। 34 का सीज राइट आंसर है, बलबन के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हुए? भारतीय इसमें नहीं लगा हुआ है, भारतीय नहीं लगा है तो लॉर्ड माउंटेन हो जाएगा। अगर भारतीय रहता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब आंसर ए देते, अन्यथा बीज राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। लोकसभा के लिए कितना कोरम होना चाहिए? कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। 36 का बीज राइट आंसर होगा, 1/10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना रूपरेखा, तो पीसी महालनोबिस आप सभी जानते होंगे और आप लोगों ने सही भी किया होगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 जून को मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 1998 में पोखरण 2 जब किया गया तो उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। डी इज राइट आंसर, 38 का डी इज राइट आंसर का अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलिए। हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया है? इनमें से किसके नेतृत्व में ये जो है हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कोशिश कर लीजिएगा। तो किसके नेतृत्व में कह रहा बनाया गया? तो इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, भीमराव अंबेडकर। क्योंकि इसमें अलग अलग समितियां थी और सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग समिति। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी कौन थी? ड्राफ्टिंग समिति। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, इसलिए इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और इसलिए भारतीय संविधान का जनक भी भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। हालांकि सबका योगदान रहा, लेकिन प्रमुख योगदान भीमराव अंबेडकर का रहता है। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40। तो ये है फिरोजपुर में। कहाँ स्थित है? फिरोजपुर, जो पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र पड़ जाता है, पंजाब, फिरोजपुर में। लोकसभा का सचिवालय सीधा नियंत्रण होता है किसके द्वारा? इसका भी आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियंत्रण होता है, ठीक है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था, तो ये है क्वेश्चन नंबर 42 का सी इज़ राइट आंसर दिया है नाला पटना में। अत्यधिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? 42 का सी इज़ राइट आंसर है पटना में। सॉरी, इसमें सही कर लीजिएगा, ये पटना जो है रॉन्ग आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ये मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, ठीक ना। पटना जो है गलती, ऑप्शन हमने गलत देख लिया इसलिए आंसर बोल दिए थे, करंट अफेयर्स था। मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है, सही कर लीजिएगा, पटना रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 का ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर बनाया जा रहा है, पटना में नहीं, पटना रॉन्ग आंसर। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 43, ये राइट आंसर है, पूर्णिया में किया जा रहा है, चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 का भी ये राइट आंसर है, सोनी चौधरी को। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल, ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, पश्चिमी चंपारण, जीआई टैग दिया गया है हाल ही में मिर्चा चावल का, ये है पश्चिम चंपारण, ओके। बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका का सबसे ऊंचा माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया है? क्वेश्चन नंबर 46 का भी ये राइट आंसर है, लक्ष्मी झा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोगों ने अगर अमाशय दिया है तो ये गलत आंसर है, ठीक है। अमाशय में भोजन रहता है 3 से 4 घंटा रहता है, लेकिन संपूर्ण रूप से अधिकांश भाग पाचन और अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, तो इसका राइट आंसर ई है, इनमें से कोई नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलाइए, नर व मादा जनन एक ही पौधे में किस में पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, पाइन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। साइकस और पाइन्स दोनों एक ही में आते हैं, लेकिन पाइन्स में जो है नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं, यानी ये उभयलिंगी हो गया, और साइकस जो होता है एक लिंगी होता है। 48, क्वेश्चन नंबर 48 का 20 राइट आंसर है, पाइन्स या चीड़ का पेड़ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ऑक्जिनटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑक्जिनटिक सेल्स कहाँ पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 का 20 राइट आंसर, जठर ग्रंथि में, SCL जो स्टमक होता है ना, स्टमक जो होता है थैलीय रचना, इसमें ये पाई जाती है, ऑक्जिनटिक सेल्स पाई जाती है, और ये SCL का स्रवण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण करता है, जिससे भोजन का जो डाइजेशन है वो ठीक से हो सके, और जो अनावश्यक बैक्टीरिया है ये ख़त्म हो सके। वायु प्रदूषण निरोध बचाव और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता था, राइट आंसर इसका बी है, 1981 में हुआ। पुष्पों और पौधों को सुगंधित तेलों का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? ये भी आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता था। 51 का 20 राइट आंसर है, भाप आसवन से, ठीक है। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता था, कुछ इसमें ज़्यादा डिटेल करना पड़ा, तो 50 तक ही रहने देते हैं। इसमें लगभग 80 क्वेश्चन है जीएस का, बाकी मैथ और रीजनिंग का है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि आगे भी हम अपलोड करें और भी जो क्वेश्चन शेष रह गया है, तो लाइक कीजिएगा और अपना विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये आंसर है, अगर आपको कोई भी संशय और शंका लगे तो इस आंसर से आप लोग एक बार फिर से मिला लीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।